बच्चों को घुमाने फिराने जाती तो ड्राइवर को भी साथ ले जाती, जो खुद खाती उसे भी खिलाती। ड्राइवर भी बच्चों पर जान छिड़कता। रात होती तो बेफिक्र होकर ड्राइवर को क्वार्टर में सुला लेती। लेकिन एक रात क्वार्टर की छत चोने लगी तो ड्राइवर को बोला, आज मेरे कमरे में सो जाओ, मगर उस रात होश उड़ गए। ड्राइवर, मेरे शौहर ने एक पठान जवान और खूबसूरत ड्राइवर रखा था। जब पहली बार मैंने उसको देखा तो मैं गुमसुम सी उसे देखती रह गई। वो इतना खूबसूरत था कि देखने वाले नज़रें पलटना ही भूल जाए। और मैं हुस्न परस्त औरत थी, खुद भी हसीन थी, मगर मेरा शौहर ज़रा भी प्यार ना था। हमारे यहाँ रवाज था कि शादी के बाद ही दुल्हन दुल्हा को देखती है। ना तस्वीर दिखाई जाती थी और ना ही हमारी रजामंदी पूछी जाती थी। ये सब फैसले हमारे बड़े ही करते थे। मेरी शादी पर भी ऐसा ही हुआ था। मैं खूबसूरत तो थी, इसलिए ख्वाब भी ऐसे नहीं शौहर के देखे थे। मुझे लगा कि मेरे वालिदैन मेरे लिए ऐसा हम सफ़र तलाश करेंगे जो देखने में मुझ जैसा हो। आसम से जब मेरी मंगनी हुई तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई इसकी तस्वीर ही दिखा दे। लेकिन नहीं, मेरे वालिद ने इस मामले पर बड़े सख्त थे और मेरे वालदा मेरे वालिद से बेहद डरती थी। उनसे ये नहीं कह सकती थी कि आसम की तस्वीर ही मंगवा दे। लेकिन मेरी बड़ी बहन जो आसम को देख कर आई थी उसकी बड़ी तारीफ़ें कर रही थी। फिर मेरी बड़ी दोनों बहनों के शौहर खुश शक्ल थे, मेरी बहनों के साथ उठते बैठते जचते थे। मैंने सोचा, जाहिर है मेरे वालिदैन ने भी ऐसा ही शौहर तलाश किया होगा। शादी पर हमारे यहाँ यह रस्म भी थी कि दुल्हन का घूंघट निकाल कर ही उसे दूल्हे के साथ बिठाया जाता था। इसलिए अब तक आसम को देख ही नहीं पाई। ससुराल पहुंची तो मुझे कमरे में लाकर बिठा दिया गया। रात को ही आसम कमरे में आए। मैं घूंघट के अंदर ही शर्माई शर्माई सी बैठी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, मैं ये देखकर अपनी नज़रें चुरा गई थी। मुझे लगा मेरा दिल जन से टूटा है। आसम मेरे तसव्वुर से बिल्कुल बरक्स थे। सांवली रंगत, बेदे नैन नक्श, सामने के दो दांत मुस्कुराने से बाहर साफ नुमायां हो रहे थे। ये देखकर तो मेरी आंखों से आंसू ही छलक गए थे। जब ने मेरे हाथ पकड़ा तो अपने सफ़ेद दूधिया रंगत वाली कलाई मुझे आसम के सांवले हाथों में बुरी सी लग रही थी। मैं ये सोचने लगी कि आखिर मेरे माँ बाप ने आसम के अंदर देखा क्या था। मैं कैसे इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। मेरे यूं रोने पर आसम मेरे रोने की वजह पूछने लगे। मैं क्या वजह बताती, जो असल वजह थी। अगर वो बता देती तो मुझे शायद छोड़ ही देते। इसलिए मैंने कहा, घर वालों से उदास हूँ। हमारे यहाँ तलाक का भी कोई तसव्वुर ना था। दुल्हा पसंद हो ना हो, लड़की को बस वहीं ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है जहाँ उसके वालिदैन उसकी शादी कर देते हैं। मैं भी जानती थी कि अब जो कुछ भी है, आसम ही दिल मिले ना मिले, नसीब तो मिल ही चुके थे। चंद दिन बाद जब मैं अपने मायके रहने के लिए गई तो मैंने अपनी वालदा और बहनों से कहा कि आपने क्या देखकर मेरी शादी आसम से की। ये कहते हुए मेरे आंसू छलकने लगे थे। मेरी बहनें मुझे हक्का बक्का देखने लगी। मेरी वालदा कहने लगी, क्या कमी है उसमें, अच्छा खासा कमाता है, बल्कि तुम तो अपने दोनों बहनों में ज़्यादा सुखी ज़िंदगी गुजारोगी। आसम का अपना बड़ा घर है, अच्छा खाता पीता है, गाड़ी है। तुम्हारी बहनों के शौहर तो किराए के घरों में रहते हैं। मोटरसाइकिल पर भी तुम्हारे दोनों बहनें शौहरों के साथ आती जाती हैं। मैंने कहा, अम्मा, मैंने ज़िंदगी इंसान के साथ गुजारनी थी, इसके घर के और गाड़ी के साथ नहीं। मैं भी मोटरसाइकिल का सफ़र कर लेती, किराए के घर में रह लेती, पर शौहर तो ऐसा होता जिसे देखने का जी चाहता। मेरी माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। कहने लगी, तू तो नाशुक्री औरत है, इतना भी बुरा नहीं है वो, अच्छा खासा ही तो है। मैंने कहा, ठीक है, आपको तो अच्छा खासा ही लगेगा। पसंद जो आपकी है, मेरी तो नहीं है। मैं अपने वालिदैन से इस कदर बदज़हन हो गई थी कि मैंने उनके घर जाना ही छोड़ दिया था। ज़्यादा वक़्त मैं आसम के घर पर ही गुजारती थी। इसके वालिदैन हयात ना थे। बहुत बड़ा घर था, नौकर थे, चाकर थे, सब कुछ था। बस जिसके साथ मुझे वक़्त गुजारना था वो मुझे पसंद ना था। जब भी आसम मेरे साथ बैठता, बातें करता, तो मैं बहाने से उठती और कहती, मेरे सर में दर्द है, मुझे नींद आ रही है। कभी कहती कि पूरा दिन मुलाजमों से काम करवाते करवाते मैं थक जाती हूँ, मैं जल्दी सोने की आदी हूँ। ना मुझे समझ आता, मैं उसे बनाती रहती। वो चुपचाप एक टक मुझे ना देखता रहता, फिर बड़े प्यार से कहता, अच्छा ठीक है,
तुम सो जाओ, दिन भर की थकी हुई हो। मैं जितना इससे कतराती वो उतना ही मेरे पास आने की कोशिश करता। चंद माह गुजरने के बाद ही मैं उम्मीद से हो गई थी। ये वक़्त औरत के लिए ऐसा होता है कि वो खुशी से हवाओं में उड़ती फिरती है। और मैं रोने लगी थी। बड़ी मुश्किल से मैं एक बदसूरत शौहर को बर्दाश्त कर रही थी, और अब उसका बच्चा ज़ाहिर है वो भी ऐसा ही होगा। आसम बहुत खुश था, मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। अब तो उसने मेरे लिए 24 घंटे की मुलाजमा भी रख दी थी ताकि मैं उठकर पानी का गिलास भी खुद ना पीऊँ। लेकिन मेरे शिकवे कभी ख़त्म नहीं हुए थे। मेरे घर बेटा पैदा हुआ था, लेकिन शुक्र था वो मुझ पर गया था। मेरी तरह ही खूबसूरत था, इसलिए मैंने उसे अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत की। लेकिन उसके बाद जब मेरे घर दूसरा बेटा पैदा हुआ तो वो अपने बाप पर था, और मैं उसे हाथ भी नहीं लगाती थी। मुलाजमा से कहती थी तुम ही इसे संभालो। बहरहाल ये हुआ था कि मैंने दिल को समझा लिया था कि मुझे ज़िंदगी यूं ही गुजारनी है, जब तक कि वो ड्राइवर हमारे घर नहीं आया था। आसम ने मेरे और घर के लिए एक पठान ड्राइवर को रख लिया। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। एक टिक में मैं उसे देखे जा रही थी, और वो शायद मेरी नज़रों से घबरा कर नज़रें चुराने लगा था। बार बार वो चोर आंखों से मुझे देखता। जब मुझे अपनी तरफ मतवज्जा पाता तो नज़र चुरा लेता। वो 22-23 साला नौजवान था, लेकिन हुस्न का शाहकार था। मेरे शौहर ने उसे 2-4 सवाल पूछे कि तुम्हें गाड़ी तो ठीक से चलानी आती है, क्योंकि तुम्हें मैं घर के लिए ड्राइवर रखना चाहता हूँ। बीवी बच्चों का मामला है, ये ना हो कि मैं मुंह के नसवार डाले तुम गाड़ी चलाओ और कहीं ना कहीं ठोक दो। ये सुनकर जब वो पठान नौजवान मुस्कुराने लगा तो उसके गाल पर पड़ने वाला डिंपल तो जैसे मेरी जान ही लेने लगा था। वो मेरे शौहर से कहने लगा नहीं साहब जी, मैं नसवार नहीं खाता और गाड़ी भी बड़ी एहतियात से चलाता हूँ, आप बेफिक्र रहें। मैं ये सुनकर बड़ी खुश हो गई कि मेरे शौहर ने इस ड्राइवर को नौकरी पर रखा है। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, सुबह 7 बजे तुम्हें मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, और उसके बाद बेगम साहबा जहाँ कहें उसे ले जाना। वैसे मेरी बेगम बाहर कम ही आती जाती है, हाँ, लेकिन शॉपिंग के लिए कभी कभार चली जाती है। वो कहने लगा जी साहब जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मालकिन को मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। अब तो मेरा ज़्यादातर वक्त बाहर घूमने फिरने में ही रहता था। जैसे ही बच्चे स्कूल से आते मैंने खाना वाना खिला दिया और कहा कि चलो आज पार्क में घूमने चलते हैं। बच्चे भी बड़े हैरान कि हमारी माँ को आज हुआ क्या है। कहाँ वो मेरी मिन्नतें करते रह जाते कि हमें कहीं ले जाएं, लेकिन मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। आज मैं उनसे खुद कह रही थी कि वो जल्दी से तैयार हो जाएं। मैं भी आज खूब दिल से थी। अच्छा सा कढ़ाई वाला चूड़ा पहना, मेकअप किया, बालों को भी खुला छोड़ दिया। जैसे ही मैं बाहर आई तो ड्राइवर अपने कंधे पर रखे रुमाल से गाड़ी का शीशा और गाड़ी साफ कर रहा था। मैंने कहा जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमने पार्क जाना है। वो फ़ौरन से सर हिलाता हुआ गाड़ी में बैठ गया। चौकीदार ने मेन दरवाज़ा खोल दिया। मेरे बच्चे गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठ गए और मैंने गाड़ी का जब फ्रंट डोर खोला तो वो पठान नौजवान ड्राइवर मुझे देखने लगा। कहने लगा बेगम साहबा आप पीछे बैठ जाओ। मैंने कहा क्यों, आगे बैठने में क्या मसला है? वैसे भी मुझे आगे बैठने की आदत है, इसलिए मैं आगे ही बैठूंगी। ये कहकर मैं आराम से उसके साथ बैठ गई, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरा यूं फ्रंट सीट पर बैठना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो माथे पर त्योरी चढ़ाते हुए गाड़ी चला रहा था और मैं चाहती थी कि उसके दिल में मेरे लिए कोई भी बदगुमानी न पैदा हो, वो मुझे बुरा ना समझे। इसलिए जब हम पार्क में गए तो मैंने कहा तुम भी अंदर आ जाओ, गाड़ी में बैठे बैठे क्या करोगे? वो खामोशी से पार्क के एक बेंच में बैठ गया। मेरे बच्चे वहाँ पर खेलने लगे। मैं कुछ देर तो जानबूझ के पार्क पर चहलकदमी करती रही, उसे देखती रही। वो नज़रें झुकाए बैठा हुआ था या फिर बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद ही उसके बेंच पर बैठ गई। मैंने देखा कि वो तसब्बुब का शिकार हुआ था। मैंने जानबूझकर उसके हाथ पर हाथ रख दिया और बुरी तरह चौंका दिया। मैंने कहा तुम बहुत खूबसूरत हो, बड़ी खुशनसीब होगी वो लड़की जिसकी तुमसे शादी होगी। वो गुस्से से मुझे देखने लगा। मैंने फ़ौरन से मौजू बदल दिया। फिर मैं बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में चली गई। वो बाहर ही बैठा था। मैंने कहा आओ बच्चे शौक़ से बर्गर खाते हैं, आज तुम्हें भी बर्गर खिला देती हूँ। बर्गर का नाम सुनकर उसके चेहरे पे मैंने मुस्कान देखी थी।
मैं भी खुश हो गई कि चलो इसका मूड तो ठीक हुआ। वो फ़ौरन से गाड़ी लॉक करके रेस्टोरेंट के अंदर आ गया, लेकिन बैठा दूसरे टेबल पर था। मैंने वेटर से बर्गर लाने को कहा और उस ड्राइवर के लिए भी ऑर्डर कर दिया। मैंने देखा वो बड़े खुश होकर वो बर्गर खा रहा था, साथ में पेप्सी की बोतल भी पी रहा था। मैं समझ गई कि वो खाने पीने का शौकीन है, इसलिए जब भी मैं बाहर जाती कभी उसे आइसक्रीम तो कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी कुछ ना कुछ खाने का लालच देती ही रहती थी। और वो खुश रहता और उसे दो महीनी बातें भी करती कि मुझे वो अच्छा लगता है। वो चेहरे पर नागवारी डाले मेरी बातें सुनता था, लेकिन मैंने नोट किया था कि वो मेरे बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत करने लगा था। एक बार दोपहर के 11 बजे ही तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैंने देखा कि वो बेहद परेशान था। कहने लगा कि आज मैं बच्चों को जल्दी ही स्कूल से ले आता हूँ। अगर मैंने उनकी छुट्टी का इंतज़ार किया तो सड़कों पर पानी भर जाएगा और गाड़ी भी ख़राब हो जाएगी। बच्चे परेशान ना हो जाएं, ये कहकर ही वो फ़ौरन से बच्चों को लेने के लिए चला गया। उसका मेरे बच्चों के लिए यूं परेशान होना मुझे अच्छा लगने लगा था। अब तो मैं ये कोशिश करती कि जैसे तैसे भी आसम मुझसे बदगुमान हो जाए और मुझे छोड़ दे, ताकि मैं किसी न किसी तरह इस पठान ड्राइवर से शादी कर लूँ। आसम अब तक ये घर और अपने बहुत सी ज़मीनें मेरे नाम कर चुके थे, इसलिए मैं जानती थी कि अगर वो मुझे तलाक ही दे दे तो मेरे पास ठीक ठाक दौलत आ चुकी है। मुझे खूबसूरत लोग पसंद थे, या यूं कह ले कि खूबसूरती मेरी कमज़ोरी थी और इसकी खातर मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। चंद दिन बाद ही एक बार मेरे शौहर के नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो कोई अजनबी था। जो खबर उसने सुनाई पहले तो मेरा दिल पकड़ कर बैठ गई। वो कहने लगा, आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। उसने मुझे एक हॉस्पिटल का नाम बताया और फ़ौरन से कहा कि आप यहाँ पहुँच जाएं। मैंने जैसे फ़ोन बंद किया फ़ौरन से बाहर की तरफ लपकी। चंद कदम मैंने तेज़ी से बढ़ाए, लेकिन फिर एकदम से रुक गई। मेरे दिमाग में एक अजीब सा शैतानी ख्याल आने लगा कि अगर मेरा शौहर हॉस्पिटल में है और उसका एक्सीडेंट हो चुका है तो हो सकता है कि वो तशवीशनाक हालत में हो। जब भी एक अजनबी का फ़ोन आया फिर मेरे दिल में आया, अच्छा हुआ कि वो मर जाए ताकि मेरा रास्ता साफ़ हो जाए। मैं जानबूझकर अपने शौहर के पीछे नहीं गई। मैंने अपना फ़ोन भी ऑफ़ कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मेरा शौहर बच गया और मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगी कि मुझे तो किसी की कॉल ही नहीं आई, मेरा तो फ़ोन ही बंद था। बहरहाल कुछ देर में ही उसी इंतज़ार में बैठी रही कि कब मेरे शौहर की मौत की खबर आए कि अचानक से मुझे तेज़ी से गाड़ी घर से बाहर निकलने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन से उठ के जब बाहर लॉन में आई तो चौकीदार बेहद परेशान था। दरवाज़ा भी पूरा खुला हुआ था। पूछा तो मैं गाड़ी में कोई नहीं खड़ी थी। मैंने कहा, यह ड्राइवर कहाँ गया? चौकीदार कहने लगा, बेगम साहबा, ड्राइवर के नंबर पर साहब जी के नंबर से फ़ोन आया था। उनका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए ड्राइवर उनके पास गया है। यह सुनकर मैंने हैरत का इजहार किया। मैंने कहा, मुझे क्यों नहीं बताया, कैसे हो गया एक्सीडेंट? मैंने यूं ज़ाहिर किया जैसे मैं हर बात से लाइलम हूँ। मैंने जानबूझकर अपनी आंखें यूं रगड़ने लगी जैसे रो रही हूँ। दुआ कर रही थी कि काश मेरा शौहर सही सलामत ना 2 घंटे बाद जब ड्राइवर वापस आया तो मेरा शौहर उसके साथ ही था। मुझे हैरत का झटका लगा क्योंकि इससे मामूली सी चोटें आई थी। हल्का सा लंगड़ा के चल रहा था और ड्राइवर उसे सहारा देते हुए घर के अंदर ले आया था। मैं जानबूझकर उससे सवाल करने लगी, कैसे हो गया एक्सीडेंट? अपना ख्याल लोगों की नहीं रखते? हालांकि मुझे ज़रा भी इसकी परवाह ना थी। मुझे तो ये अफसोस था कि वो ज़िंदा बचकर आ क्यों गया। वो कहने लगा कि अभी कोई जवाब नहीं दे सकता, मेरे सर में बहुत दर्द है। ऐसा करो, मुझे चाय बना कर दो और दवा भी दो। मैंने उसे दवा दी, चाय बना कर दी। यूं ही ज़ाहिर करने लगी जैसे मुझे उसका बहुत एहसास है। उसके बाद चंद दिनों में वो ठीक हो गया। एक दिन मुझसे कहने लगा, मैं बीमार रहने लगा हूँ, जो उसके लिए अपनी बाकी जायदाद भी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। उसने चंद पेपर मुझसे साइन करवा लिए। मैं तो खुश हो गई थी, लेकिन एक बार मुझे मौका मिल गया। उस बार बारिश रात को बरसी थी। तकरीबन 10 बजे ऐसी तूफ़ानी बारिश हुई कि मेरे शौहर का फ़ोन आ गया कि वो फार्म हाउस पर अपने दोस्तों के साथ गया था और बुरी तरह से फंस गया है, इसलिए हो सकता है कि रात को वापस ना आ सके। मैंने सोचा ये मौका अच्छा है, मैं किसी बहाने से ड्राइवर को अपने कमरे में बुला लेती हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस क्वार्टर में ड्राइवर होता है उसकी छत पर जगह जगह शगाफ पड़ चुके हैं। जब बारिश होती है पानी सारा कमरे में आ जाता है। मैं फ़ौरन से छतरी लेकर बाहर आई। चौकीदार भी अपने क्वार्टर में जा चुका था। मैंने फ़ौरन से ड्राइवर को क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक दी।
वो शख्स सोया हुआ नहीं था, सो भी कैसे सकता था। उसका तो पूरा क्वार्टर पानी से भर चुका था। उसने दरवाज़ा खोला और बेजारी से मुझे देखने लगा। छत से पानी टपक रहा था और वो चारपाई खड़ी किए हुए देख रहा था कि कब पानी गिरना बंद हो और वो लेटे। मैंने कहा, ओ तुम्हारा तो सारा क्वार्टर पानी से भर गया है, ऐसा करो तुम अंदर आके सो जाओ। वो कहने लगा, बहुत शुक्रिया बीबी जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता रात भर बारिश रुकेगी और मैं यही सोच रहा था कि मैंने कैसे सोऊंगा। लेकिन जैसे ही वो लाउंज के अंदर दाखिल हुआ, मैंने उसे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। कहने लगा, मैं कैसे आपके कमरे में सो सकता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे साहब फार्म हाउस गए हैं और रात घर वापस नहीं आएंगे। मेरा क्या है, मैं बच्चों के कमरे में जाकर सो जाऊंगी, तुम आराम से मेरे कमरे में सो जाओ। पहले तो वो कतराता रहा, इनकार भी करता रहा, लेकिन मेरे बार बार इसरार करने पर वो मेरे कमरे में चला गया। कुछ देर में बच्चों के कमरे में बैठी रही कि अचानक से मेरे शौहर की कॉल आ गई। वो कहने लगा कि रास्ते में है, बस कुछ ही देर घर पहुंच जाएगा। ये सुनकर पहले तो मेरा दिल बड़ा बुरा सा हो गया, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। मैंने सोचा कि इस तरह मेरा शौहर मुझे फ़ौरन से तलाक दे देगा। मैं फटाफट से उठी और अपने कमरे में चली गई। वो ड्राइवर मेरे बेड पर सो रहा था। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, वो झट से उठ बैठा। मुझे यूं ही कमरे में देखकर वो घबरा गया। कहने लगा, आप कमरे में क्या कर रही हो। मुझे पता था कि कुछ ही देर में मेरा शौहर यहाँ पहुँच जाएगा, इसलिए मैं उसके साथ लग गई। वो मुझसे अपना आप छुड़वाने लगा। मैंने जानबूझकर अपनी बाजू फाड़ दिए और यूं ज़ाहिर करने लगी जैसे कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा हो और शोर मचाने लगी। ऐन उसी वक्त मेरे शौहर ने दरवाज़ा खोला तो मैं रोने लगी और रोते हुए अपने शौहर के साथ लग गई। मैंने कहा, ये ड्राइवर मेरे साथ, मेरा ये कहना था कि मेरे शौहर ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। ये देखकर मैं हैरान रह गई। वो ड्राइवर हाथ बांधे खड़ा था। मेरा शौहर कहने लगा, मैं सब जानता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या ड्रामा रचा रही हो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैंने इस कमरे में कैमरा लगा रखा था। मुझे पहले ही शक था कि तुम इस ड्राइवर को अच्छी नज़र से नहीं देखती, और फिर तुम्हारी सारी बातें ये ड्राइवर मुझे बताता था। तुम कैसी कैसी इस पर मेहरबानियाँ करती हो, मैं सब जानता हूँ। ये सुनकर तो मैं तशद्दुद सी रह गई। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी और साथ में ये भी कहने लगा कि जितनी जायदाद मैंने तुम्हारे नाम लगाई थी वो मैं तुमसे वापस ले चुका हूँ। जिस पेपर पर मैंने तुमसे साइन करवाए थे वो पेपर ऑफ अथॉरिटी के पेपर थे। जब तुम मेरी वफादार नहीं हो तो फिर मेरे किसी चीज़ पे तुम्हारा हक भी नहीं है। मैं रोती धोती अपने घर चली गई थी। मुझे आज अपने आप पर बेहद अफसोस हो रहा था। मैंने अपनी खुद पसंदी में अपना घर उजाड़ दिया था। काश कि मैं अपने शौहर से ही मोहब्बत करती, उसे अपनी वफा देती, तो हालात आज कुछ और होते।